नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम सुनवाई शुरू हो गई है। मतगणना रोकने या फिर स्वास्थ्य सुरक्षा की याचिका पर सुनवाई हो रही है। यूपी सरकार की वकील ऐश्वर्या ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी है कि 8 लाख सीटों में से 2 लाख के लिए मतगणना जरूरी है। मतगणना केंद्र पर कोविड नेगेटिव प्रत्याशियों को ही एंट्री दी जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट में दरअसल कर्मचारी संगठन की तरफ से याचिका लगाई गई थी कि जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, जिस तरीके से संक्रमण के हालात हैं और जिस तरीके से तमाम कर्मचारियों की मौत हुई है, ऐसे में हम मतगणना में ड्यूटी करना नहीं चाहते। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर सुनवाई शुरू हो गई है। मतगणना रोकने या फिर स्वास्थ्य की सुरक्षा की याचिका पर सुनवाई हो रही है। यूपी सरकार की तरफ से वकील ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी है कि 8 लाख सीटों में से 2 लाख के लिए मतगणना जरूरी है। मतगणना केंद्र पर कोविड नेगेटिव प्रत्याशियों को एंट्री मिलेगी, लेकिन सवाल यह है कि दावे तो ऐसे ही हुए थे चुनाव के दौरान भी कि हर चीज का पालन किया जाएगा, मतदान के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग होगी, कोविड गाइडलाइंस का पालन होगा, लेकिन कहीं कुछ देखने को नहीं मिला। और अब यूपी सरकार की वकील की तरफ से कहा गया है कि 8 लाख में से 2 लाख प्रत्याशी जो सीट्स हैं उसमें मतगणना जरूरी है और मतगणना केंद्र पर कोविड नेगेटिव प्रत्याशियों को ही एंट्री मिलेगी। अब यह देखने वाली बात होगी कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट क्या निर्देश देता है। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और जरूरी खबर की। दरअसल यूपी कल रात से 83 घंटे के लिए पूरी तरह लॉक है। शुक्रवार रात 8 बजे से वीकेंड लॉकडाउन जारी है, जो इस बार मंगलवार सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए लोगों को छूट मिलेगी। ऐसे में कई तरह की चुनौतियां और समस्याएं भी सामने आती हैं। लॉकडाउन का पालन कराने से लेकर लापरवाही रोकने तक पुलिस के सामने भी कई तरह के चैलेंज रहते हैं। उन चुनौतियों से निपटते हुए जो 83 घंटे का लॉकडाउन है उसे सफल बनाने की कोशिशें जारी हैं। हालांकि जरूरी सेवाओं पर कोई रोक नहीं है, लेकिन जो लोग बहाना बनाकर निकलते हैं कई बार सफल रहते हैं, लेकिन अगर आप सफल नहीं रहे तो चालान की कार्रवाई झेलनी पड़ सकती है। लेकिन सभी को मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, क्योंकि कोरोना से लड़ना केवल सरकार की अकेले जिम्मेदारी नहीं है, केवल प्रशासन की अकेले जिम्मेदारी नहीं है, केवल पुलिस की अकेले जिम्मेदारी नहीं है। सभी मिलकर अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, तभी ये संकट हमारे आपके बीच से जाएगा। क्योंकि अगर कहीं से भी जिम्मेदारियों की कड़ी टूटी तो फिर व्यवस्था संभालना मुश्किल होगा। जिस मुश्किल दौर से हम गुजर रहे हैं वो इन कड़ियों के टूटने का ही नतीजा है। तो उत्तर प्रदेश लॉक है 83 घंटे के लिए, लेकिन इन सब के बीच पुलिस और प्रशासन लगातार इस कोशिश में लगे हुए हैं कि जो कोरोना का लॉकडाउन है उसे सफल बनाया जाए। ज्यादा से ज्यादा उस मूवमेंट पर रोक रखी जाए जो गैर जरूरी है। लोग कम बाहर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, मास गैदरिंग ना हो। हालांकि ये सख्ती जरूरी सेवाओं पर बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई बीमार है तो वो जा सकता है, किसी को अगर वैक्सीनेशन करवाना है तो वो जा सकता है, और कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज है तो जा सकता है, लेकिन गैर जरूरी कारणों से घर से बाहर ना निकलें। शुक्रवार रात 8 बजे से वीकेंड लॉकडाउन जारी है, जो इस बार मंगलवार की सुबह 7 बजे तक चलेगा और इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए छूट है। ऐसे में किस तरीके की चुनौतियां और समस्याएं आती हैं, किस तरीके से पुलिस के सामने चैलेंज रहते हैं, ये जानना और समझना भी बेहद जरूरी है। तो इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से प्रशासन और पुलिस को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, किस तरीके से पूरी व्यवस्था को बनाया जाता है। ये समझना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि जब आप उन चीजों को समझ लेंगे तब शायद आप और बेहतर ढंग से अपनी जिम्मेदारी निभा पाएंगे। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन तमाम ऐसे लोग भी हैं जिनसे अभी लापरवाही हो रही है, चाहे अनजाने में या जानबूझकर। लेकिन जिस तरीके की स्थितियां हैं प्रदेश में, उसमें लापरवाही आप पर बहुत भारी पड़ सकती है। इसलिए आप सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए, और जो लॉकडाउन लगाया गया है 83 घंटे का, इसका पालन आप जरूर करिए, क्योंकि इसका पालन अगर अच्छे से होगा तो कोरोना संक्रमण की चेन टूटेगी। अगर नियम कम टूटेंगे तो प्रशासन और पुलिस के पास अन्य सुविधाओं को, सेवाओं को स्मूथ करने में ज्यादा मदद मिलेगी, वो ज्यादा फ्री माइंड होकर काम कर पाएंगे। लेकिन अगर जनता ही अव्यवस्था पैदा करेगी तो फिर बड़ी मुश्किलें बढ़ेंगी।
और कोरोना संकट में पुलिस व्यवस्था कैसे काम कर रही है, वीकेंड लॉकडाउन के बीच जो चुनौतियां हैं उनका पुलिस सामना कैसे कर रही है, क्योंकि कल मतगणना, पंचायत चुनाव के नतीजे आने हैं, वैक्सीनेशन पर भी होना है, लापरवाहों पर नकेल कसनी और मुनाफाखोरों पर तमाम मुश्किलों का कैसे सामना किया जा रहा है। हम सीधा जानेंगे उन पुलिस अफसरों पर से जिनकर बड़ी जिम्मेदारी है, जो बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं वाराणसी पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश जी, सर स्वागत है आपका। कानपुर पुलिस कमिश्नर असीम अरुण जी, आपका भी सर बहुत स्वागत है। और लखनऊ पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़ गए, सर आपका बहुत स्वागत है। डीके ठाकुर सर, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं। बहुत चुनौतियों के दौर में हम लोग जी रहे हैं और बीते 1 साल की बात करें तो पुलिस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने में और तमाम जो व्यवस्थाएं जुड़ी हुई हैं उनको सुचारू रूप से चलाने में, ताकि लोगों की जान बचे। अभी जो हालात हैं, किस तरीके से आप लोग निपट रहे हो, कितने फ्रंट पर आपको काम करना पड़ रहा है? देखिए, अभी हालात बहुत ही चुनौतीपूर्ण, बहुत ही संकटपूर्ण हैं और उत्तर प्रदेश में, खासकर लखनऊ में अभी भी पिछले 10 दिनों से सबसे ज़्यादा संक्रमित लोग आ रहे हैं। राहत की बात यह है कि पिछले 3-4 दिनों से जितने लोग संक्रमित हो रहे हैं उससे ज़्यादा लोग संक्रमण मुक्त होकर बाहर आ रहे हैं। लेकिन हम लोग की चुनौती अभी कम नहीं हुई है। हमारी चुनौती भी है लॉकडाउन का पालन कराना, जो शुक्रवार की रात से मंगलवार की प्रातः तक का है। हमारी चुनौती है इसी लॉकडाउन के बीच पंचायत चुनाव की मतगणना कराना, इसी लॉकडाउन के बीच जो वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है उसको चलाना, और इसी लॉकडाउन के बीच हमारे तमाम सरकारी कार्यालय भी हैं जो आवश्यक है, जिनका चलना महत्वपूर्ण है, उनके कर्मचारियों को उपस्थित कराना। इसी लॉकडाउन के बीच जो औद्योगिक गतिविधियां हैं, आवश्यक गतिविधियां हैं, या ऐसे पेशेंट हैं जो आ रहे हैं, जा रहे हैं, या ऐसे यात्री हैं जो दूसरे प्रदेशों से, दूसरे शहरों से, रोड से, रेल से या वायु मार्ग से आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा सुविधा मुहैया कराना। इससे हटकर कोरोना फ्रंट पर जो हम लोग देख रहे हैं, अभी तमाम लोग जैसे ऑक्सीजन के लिए मार मचाते हैं, ऑक्सीजन की मांग हो रही है। बिल्कुल। तो हमारे जितने ऑक्सीजन ये फिलिंग स्टेशन है जहाँ से ऑक्सीजन गैस की सप्लाई हो रही है, हॉस्पिटल्स को भी, इंडिविजुअल्स को भी वहाँ से सुचारू रूप से सबको ऑक्सीजन सप्लाई करवाना, वहाँ पुलिस प्रबंध रखना। कभी कभी वहाँ ऑक्सीजन पहुँचने में देर हो जाने पर जो जनता में अव्यवस्था फैलती है उस अव्यवस्था को दूर करना। बहुत बार इन ऑक्सीजन फिलिंग स्टेशन से जो गैस सिलेंडर हैं उनको हॉस्पिटल तक पुलिस एस्कॉर्ट में पहुंचाना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, यानी कि जीवन की रक्षा से जुड़े सर जितने भी क्षेत्र हैं, पुलिस उसमें बड़ी जबरदस्त भूमिका निभा रही है। और कुछ वीडियोस हमने सोशल मीडिया पर भी देखे कि कई जगहों पर गाड़ी से उठाकर ऑक्सीजन सिलेंडर को अगर अस्पताल में ले जाना है, लोग नहीं है तो पुलिसकर्मी वो भी उठाकर ले जाते हुए दिखाई पड़े। ये तमाम ऐसी तस्वीरें जो बताती हैं कि आप लोगों की भूमिका कितने महत्वपूर्ण है। असीम अरुण सर, जो बात अभी डीके ठाकुर सर ने कही कि हर तरीके से हर क्षेत्र में हमें भूमिका अपनी निभानी पड़ रही है, लेकिन जिम्मेदारियों के इसी दौर में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने सिस्टम में सेंध लगाने की कोशिश की, उन पर भी आप कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन जो लोग, चाहे रेमडेसिविर की बात करें या फिर हम ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करें, जिन लोगों ने कालाबाजारी करनी शुरू की, उनसे निपटना इस दौर में कितने बड़ी चुनौती और चिंता है? दोनों पहलू हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। ज्यादातर लोग आगे बढ़ के एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, केवल किसी ने, समान नागरिक संस्थाएं सब आके एक दूसरे की मदद कर रही है। और इसी में कुछ लोग हैं जो अपना पुल्लू सीधा करना चाह रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग करके, जमाखोरी करके। तो ऐसे लोगों के खिलाफ हाल में हम लोगों ने कड़ी कार्रवाई की है। कल ही हम लोगों ने 4 लोगों का एक गिरोह पकड़ा है जो सरकारी अस्पताल से आके इंजेक्शन लगाते थे और आधा ले जाते थे, और अस्पताल के प्रशासन के साथ मिल करके उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की है। तो ऐसी कार्रवाई हमारी जारी रहेगी जब तक कि ये चीज पूरी तरह से हल नहीं होती है। लेकिन छोटा पहलू है, जैसा ध्रुवकांत जी ने कहा, बड़ा पहलू ये है कि बहुत सारे राहत कार्य हम लोग को करने हैं। ये ध्यान देने वाली बात है, कर्फ्यू है कि पिछले साल की तरह बिल्कुल पूरा लॉकडाउन जिसकी सड़कें आपको सन्नाटे वाली मिलती है, वैसा नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी गतिविधियों को चालू रखा गया है, क्योंकि बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है कि अर्थव्यवस्था, आवश्यक सेवाएं भी चलती रहे और साथ ही साथ बीमारी की रोकथाम का भी प्रभावी उपाय हो पाए। तो ये बैलेंस हमको समझना होगा
और इसी के तहत हमने अगले 3 दिन की पूरी योजनाएं बनाई हैं। ग्राउंड पर हमारे फोर्स का डिप्लॉयमेंट है। हमने फोर्स के डिप्लॉयमेंट को बहुत होशियारी के साथ किया है। लंबी ड्यूटियां नहीं दी हैं, जिससे कि सबको राहत और स्नान विश्राम का समय मिल पाए। जी बिल्कुल, ये बैलेंस बना रहे। और ए सतीश गणेश सर के पास भी चलते हैं। सर, इन सब के बीच जो पुलिस विभाग अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, आप लोग निभा रहे हैं, तमाम आपके जो सहयोगी निभा रहे हैं, कानपुर की बात करें, वाराणसी की बात करें, लखनऊ की बात करें, ये वो तमाम जिले हैं जहां पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी कोरोना से संक्रमित हुए अपनी सेवाओं को जारी रखते हुए। ऐसे में वो लोग भी सुरक्षित रहें जो फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं। ये भी आपके सामने एक चुनौती है कि खुद को बचाना भी है और समाज को भी बचाना है। जी बिल्कुल, आपने ठीक फरमाया है, क्योंकि हम लोग कोरोना के फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं। तो ऐसे में हम अपनी सेवाएं तभी दे सकते हैं जब हम पूर्णतः सुरक्षित हों, और इसके लिए शासन ने, डीजीपी मुख्यालय ने पर्याप्त संसाधन हम लोगों को मुहैया कराए हैं। मिसाल के तौर पे अभी इसी महीने काफ़ी बड़ी धनराशि पुलिस कर्मियों को उनके निजी इक्विपमेंट के लिए, जैसे कि मास्क है, सैनिटाइज़र है या अन्य पीपीई किट वगैरह के परचेज़ के लिए हमें बजट अलॉट हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, अभी हमने वाराणसी में एक एक्सपेरिमेंट किया है कि ऐसे जितने कर्मी जिन्होंने मतदान के दौरान ड्यूटियां दी हैं, उनका हमने कल एक विशेष कैंप लगा के, डॉक्टर्स की टीम लगा के उनका हेल्थ चेकअप कराया है, उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया है, ये जानने का प्रयास किया है कि कहीं वो संक्रमित तो नहीं है। अच्छी बात यह है कि कल जो सैम्पलिंग हमने करी है उसमें से मात्र एक महिला पुलिसकर्मी को इनिशियली एंटीजन टेस्ट में वो पॉजिटिव टेस्ट हुई हैं। बाकी ज़्यादातर पुलिसकर्मी चूँकि वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन कर रहे हैं, इसलिए वो इस बड़े संक्रमण के दौर में भी अपने आप को सुरक्षित रख के अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। जी बिल्कुल। सर, एक सवाल और आपसे जानना चाहते हैं। अभी बीते हफ्ते ही आपके एक हॉस्पिटल में रात को अचानक से ये जानकारी आई कि वहाँ पर ऑक्सीजन खत्म हो गया, उसके बाद बहुत सारे मरीजों को बीएचयू में शिफ्ट किया गया, उनकी जान बचाई गई। जब इस तरीके की स्थिति आती है तो उसमें पुलिस विभाग किस तरीके से भूमिका निभाता है और कैसे वो पूरा ऑपरेशन चलाया, ये सवाल बहुत हमारे पास आते हैं कि ये कैसे ऑपरेशन चलते हैं कि लोगों की जान बचा ली जाती है बहुत कम समय में, कैसे ही करते हैं आप? नहीं, देखिए, ऐसा है कि जो एक टैगलाइन है, दवाई भी कड़ाई भी, उसमें मैं एक शब्द और जोड़ना चाहूँगा, वो है भलाई भी। यानी कि हम दवाई भी सप्लाई करें, कड़ाई भी करें और लोगों की भलाई भी करें। मैं ये बताना चाहूँगा कि वाराणसी में जितने भी कोविड के हॉस्पिटल्स हैं, प्रत्येक हॉस्पिटल पे हमारा पुलिसकर्मी तैनात है और एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम है जिससे हम वहाँ की पल पल की जानकारी लेते रहते हैं। तो जिस अस्पताल की आप बात कर रहे हैं उसके बारे में ये SOS कॉल हमें करीब 2 घंटे पहले मिल गई थी और फिर जिलाधिकारी से और अन्य प्रशासनिक अधिकारी और जो हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं उनसे कोऑर्डिनेट करके शिफ्टिंग ऑफ द पेशेंट प्रायोरिटी पे कराई गई। और इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और यहाँ पे फ्लैग करना चाहूँगा, हाईलाइट करना चाहूँगा, क्योंकि पिछले 15 दिनों से ऑक्सीजन की सप्लाई जो प्रदेश में हो रही है वो हमारे झारखंड के बोकारो या जमशेदपुर से हो रही है। कुछ ऑक्सीजन जो है वो टैंकर्स के माध्यम से रेलवे के रेक से आ रही हैं और कुछ जो है बाय रोड जा रही हैं। तो इसके लिए भी ग्रीन कॉरिडोर हम लोगों ने एस्टैब्लिश किया है, क्योंकि ऑक्सीजन एक बहुत ही क्रूशल और क्रिटिकल कंपोनेंट है और वो गेम चेंजर है इस पूरे कोरोना के संक्रमण में हेल्थ को इम्प्रूव कराने में। बिल्कुल। DK ठाकुर सर, आपके पास आ रहे हैं। जैसा कि ए सतीश गणेश सर ने कहा कि ऑक्सीजन बड़ा क्रूशियल है, बड़ा महत्वपूर्ण है। ग्रीन कॉरिडोर की बहुत सारी तस्वीरें हम लोगों ने दिखाई। इस ग्रीन कॉरिडोर के बारे में भी सर समझना चाहेंगे कि जब ऑक्सीजन कहीं से चलता है, मान लीजिए उसको लखनऊ पहुंचना है या कानपुर पहुंचना है, तो किस तरीके से पूरी व्यवस्था चलती है कि वो टैंकर जल्दी पहुंचे, सुरक्षित पहुंचे, बीच में कोई हादसा ना हो? देखिए, मैं पहले कल रात की आपको एक लाइव और जो जीवंत जो समस्या आई थी मैं आपको बताना चाहूँगा। कल रात में करीब 10 बजे मेरी DM से बात हो रही थी, तो हम लोग संज्ञान में आया कि एक टैंकर बोकारो से चला है बाय रोड, प्रतापगढ़ में कुंडा में आके रुका हुआ है
और उसका ड्राइवर कह रहा है कि हम इतना थक गए हैं कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम यहीं सो जाएंगे, यहीं रात भर रहेंगे। तो फिर ये अरेंजमेंट करना था कि ड्राइवर को भी आराम मिल जाए, उसको खाना मिल जाए, पानी मिल जाए, चाय मिल जाए, उसको आश्वासन मिल जाए, उसके साथ में कोई आदमी रहे, साथ में पुलिस एस्कॉर्ट भी रहे। रातों ही रात हम लोगों ने एसपी प्रतापगढ़ से बात की, वहाँ पर एस्कॉर्ट लगाया, अपनी पुलिस टीम लगाई, फिर लखनऊ से भी एक टीम भेजी हम लोगों ने और कोऑर्डिनेट करके रातों रात उनको जैसे उस टैंकर को हम लोगों ने यहाँ मंगवाया, लखनऊ मंगवाया। क्योंकि लखनऊ में आपको मालूम होगा, लखनऊ में 6-7 गैस फिलिंग स्टेशन है, ऑक्सीजन फिलिंग स्टेशन है, और स्थिति ये हो रही थी कि रात में यदि 1-1:30 बजे तक नहीं पहुँचता वो टैंकर, तो हमारे गैस फिलिंग स्टेशन में लिक्विड ऑक्सीजन नहीं होता और वो ऑक्सीजन नहीं दे पाते। तो इस तरह एक क्राइसिस आती है। जो हम लोग ग्रीन कॉरिडोर देते हैं, दोनों तरह के देते हैं। आपने देखा होगा हमारे यहाँ ऑक्सीजन एक्सप्रेस चल रही हैं, ट्रेन आ रही हैं, चारबाग में अनलोड होती हैं, और चारबाग से जैसे ही जितने टैंकर आते हैं उन सारे टैंकर्स के साथ हम पुलिस के एस्कॉर्ट लगाते हैं, और वो गाड़ी जिस रूट से गुजरती है उस रूट पर पूरी हम लोग ट्रैफिक व्यवस्था रखते हैं कि बिना किसी हिंड्रेंस के जल्दी से जल्दी निकल जाए, अपने डेस्टिनेशन पहुँच जाए। ये तो ट्रेन से आने वाले टैंकर्स की बात होती है। उसके अलावा बाय रोड भी टैंकर्स आते रहते हैं हमारे यहाँ। PGI में और KGMU में जो टैंकर्स आते हैं वो उधर देहरादून से आते हैं, बाय रोड आते हैं। एक परसों 2 दिन रात पहले बात हुई शाहजहाँपुर में, काफ़ी दिक्कत आ गई। शाहजहाँपुर में एक जगह है जहाँ पर कि रेलवे क्रॉसिंग भी है, और वहाँ कम से कम 1.5 से 2 घंटे क्रॉसिंग पास करने में लग जाता है। वो वही क्रॉसिंग है जहाँ आपने देखा होगा पिछले 5-7 दिन पहले एक बहुत बड़ी भयंकर एक्सीडेंट हो गया था। फिर हम लोग शाहजहाँपुर के SP से, बरेली के SP से बात करके टाई अप करके वहाँ पुलिस एस्कॉर्ट लगा करके उस टैंकर को हम लोग मंगवाते हैं। कुल मिला के कहानी का सारांश ये है कि ऑक्सीजन जो है वास्तव में अभी प्राणवायु प्राण बन चुका है, सबके लिए बन चुका है। जहाँ से भी आ रहा है, जैसे भी आ रहा है, उसको ग्रीन कॉरिडोर दे करके, पुलिस एस्कॉर्ट दे करके, व्यवस्था करके, सारे जिलों से कोऑर्डिनेशन करके हम लोग ये सुनिश्चित करा रहे हैं वो सही समय पर ऑक्सीजन। बिल्कुल सर, इतनी बड़ी ड्राइव होती है और ये जानकर वाकई हमें भी अच्छा लग रहा है और दर्शक भी ये जानना चाहते हैं। तो उनके सवाल आते हैं कि आखिर ये पूरी ड्राइव चलती कैसी है, तो ये आपने समझाया। असीम अरुण सर, आपसे मेरा आखिरी सवाल है कि कल पंचायत चुनाव की मतगणना भी होनी है, जैसा कि DK ठाकुर सर ने भी तमाम चुनौतियों के बारे में बताया था। इतनी सारी चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कोई विशेष प्लान है? क्योंकि अस्पतालों के सामने कई बार हंगामे हो जाते हैं, कई बार आपको ग्रीन कॉरिडोर बनाने पड़ जाते हैं। मतगणना का इतिहास खासतौर से पंचायत चुनाव में देखा जाए तो कहीं छुटपुट या कहीं थोड़ा ज़्यादा और कम हो ही जाता है। तो कैसे कल का दिन क्या ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है आप लोगों के लिए? जी, कल की चुनौती की तैयारियां पूरी हो चुकी है। हमारे यहाँ 10 ऐसे स्थान हैं जहाँ पे पंचायत चुनाव के बाद होने वाली मतगणना संपादित हो जाएगी। इसमें क्योंकि कानपुर आउटर एक नया जनपद बना है और कानपुर नगर पुलिस डिस्ट्रिक्ट है, तो लेकिन इस व्यवस्था को कंबाइंड तरीके से करने का निर्देश मुख्यमंत्री जी का हुआ था और उसी के मुताबिक इसको किया जा रहा है। सो मुझे लगता नहीं कि कोई इसमें समस्या होने वाली है, क्योंकि वैसे भी मतगणना में केवल उन्हीं लोगों को अलाउ किया जा रहा है जो सीधे उससे संबंधित है। जो समर्थक आदि बाहर इकट्ठे होते थे उनको पूरी तरीके से रोका गया है। विजय जुलूस या ऐसी कोई गतिविधि ना मतगणना स्थल पे अलाउड है, ना गांव में अलाउड है। तो और इसके लिए सभी को पहले से बता दिया गया है मीडिया के माध्यम से या डायरेक्टली, और कल फिर बताया जाएगा जैसे जैसे रिजल्ट आएंगे। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई परेशानी होने वाली है। हाँ, एक व्यापक प्रबंध है जिसको कि अच्छे तरीके से सिस्टमैटिकली कर लिया गया है, और कल सुबह से मतगणना जो शुरू होगी, जो हम अपेक्षा करते हैं करीब 1.5 दिन तक चलेगी, क्योंकि इसमें 4 डिब्बे होते हैं, लंबी प्रक्रिया होती है। सो पूरी तरीके से तैयारी इसकी होती है। बिल्कुल सर, और सब कुछ बेहतर ढंग से होगा भी। आपका बहुत शुक्रिया असीम अरुण से हमारे साथ जुड़ने के लिए। DK ठाकुर सर बहुत शुक्रिया आपका भी। सतीश गणेश सर आपका भी शुक्रिया, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण दौर में आपने हमें इतना टाइम दिया और ये बताया, लोगों को समझाया कि आखिर पुलिस की भूमिका जो है कितनी चुनौतीपूर्ण है, कितनी महत्वपूर्ण है, और आपकी भूमिका और आपके इन्वॉल्व होने के बिना हम व्यवस्थाओं के सामान्य होने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो ये पुलिस की भूमिका है, ये चुनौतियां हैं, और ये समझकर आपको कम से कम अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए कि किस तरीके से पुलिसकर्मी रात दिन आपके लिए काम कर रहे हैं, अधिकारी रात दिन आपके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप यहां पर जिम्मेदारियां नहीं निभाते तो सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। मुख्यमंत्री योगी एक्शन में है। 12 बजे कैंसर हॉस्पिटल जाएंगे CM योगी और कोविड हॉस्पिटल का निरीक्षण करेंगे। तो लगातार मुख्यमंत्री की जो ताबड़तोड़ कार्रवाई है, दौरे हैं, वो जारी हैं। और अब जानकारी मिल रही है कि CM योगी 12 बजे कैंसर हॉस्पिटल जाएंगे और जो कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है वहां पर मुख्यमंत्री निरीक्षण करेंगे। तो
12 बजे कैंसर हॉस्पिटल जाएंगे सीएम योगी। थोड़ी देर पहले यानी कि लगभग 10:15 बजे वो अवंतीबाई अस्पताल पहुंचे तो वहां पर उन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन का शुभारंभ किया था, जो 18 से 44 वर्ष के लोगों का शुरू होना है। और अब जानकारी मिल रही है कि 12 बजे मुख्यमंत्री कैंसर अस्पताल पहुंचेंगे और वहां पर निरीक्षण करेंगे व्यवस्थाओं का। जो कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है वहां की व्यवस्थाओं को मुख्यमंत्री देखेंगे। और इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।